नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और भूतिया कहानी में। ये कहानी है ट्रक ड्राइवर की, जिसने एक सफर के दौरान मौत से सामना किया जिसे वह जीवन भर शायद भूल नहीं सकता। ये कहानी जिनकी है, मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन एक काल्पनिक नाम का सहारा लेकर मैं आपको जरूर सुना सकता हूं। और ये जो कहानी आप सुनने वाले हैं, ये उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगी। लेकिन जरा रुकिए दोस्तों, कहानी सुनने के बाद आप एक लाइक जरूर छोड़ जाना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंगूठे और लाइक के बटन के बीच ज्यादा फासला नहीं होता। आपका एक छोटा लाइक मेरे दिल को एक बड़ी खुशी देता है। दोस्तों, कहानी जैसी भी हो, मगर इतना तो है कि आपको थोड़ा बहुत मजा जरूर आएगा। और हाँ, चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर रख लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप कहानी में ही गुम हो जाएं। तो बिना आपका ज्यादा समय लिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। मैं अमृतसर का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ड्राइवर हूं। मैं जिस गांव से हूं, वहां ड्राइवरों की तादाद बहुत ज्यादा पाई जाती है, जो यहां के फैक्ट्रीज और कंपनी का सामान एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाया करते हैं। 2018 में मैंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने चाचा, जो कि काफी सालों से ट्रक ड्राइवर का काम कर रहे थे, उनके साथ मैं भी एक शहर से दूसरे शहर सफर करने लगा था और सोचा कि इसी बहाने मुझे अलग अलग शहरों के रास्ते भी याद हो जाएंगे और थोड़ी ड्राइविंग में महारत भी अच्छी हो जाएगी। खैर, कुछ हफ्तों के बाद मेरे चाचा के साथ हर दूसरे दिन एक नए शहर की तरफ सामान डिलीवर करना होता था। अक्सर हम अपने सफर की स्टार्टिंग रात में ही किया करते थे, ताकि अगले दिन शाम से पहले हम अपना सामान वक्त पर उसकी मंजिल पर पहुंचा सकें। हम 1 से 2 हो चुके थे, तो अक्सर सफर के दौरान मेरे चाचा थोड़ा सुस्ताने के लिए ट्रक रोक दिया करते थे। लेकिन अब मेरे आने के बाद मेरे चाचा मेरे बगल वाली सीट पर सुस्ता लिया करते थे और मैं आगे का सफर तय करता था। इससे हमारा समय भी बच जाया करता था। तो अब वह वक्त जो गाड़ी को रोककर आराम करने में लगता था, अब वो भी हमारे इस्तेमाल में आ रहा था, जिसकी वजह से माल की डिलीवरी अक्सर टाइम से पहले ही हो जाया करती थी और अक्सर हम उसी समय अंतराल में किसी और काम को निपटा लिया करते थे। वक्त के साथ साथ हमारी रोज की दिनचर्या में काफी सुधार होने लगा था, लेकिन काम के लोड की वजह से मेरे चाचा आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लग गए थे। एक शाम मेरे चाचा की तबीयत अचानक से थोड़ी ज्यादा खराब हो गई, जिस पर हमने फैसला किया कि हम आज के सामान की डिलीवरी कल कर देंगे। और यह सोचकर मेरे चाचा ने उस फैक्ट्री के सेठ को इस बात की जानकारी देनी चाहिए, जिस पर उसने मेरे चाचा से कहा कि हम किसी भी हाल में इस डील को कैंसिल नहीं कर सकते, लिहाजा आप कुछ भी करके इसे आज ही हमारे शहर के लिए रवाना कर दें। इस बात के बाद मेरे चाचा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, गुरप्रीत, आज अकेले ही तुम्हें सामान को लेकर रवाना होना होगा। हालांकि उस समय मैं एक नया ही ट्रक ड्राइवर बना था और इसी बात के चलते मुझे अकेले सफर करने का कुछ ज्यादा तजुर्बा भी नहीं था। लेकिन चूंकि काम थोड़ा जरूरी और फौरन ही करना था, तो मैं उसी वक्त बिना कोई देरी के ट्रक लेकर निकल गया। पहले एक दूर की फैक्ट्री से ट्रक को लोड करवाया, जिसमें थोड़ा समय लगा। इसी वजह से रात हो गई और फिर वहीं से अमृतसर के लिए एक अन्य रास्ते से निकल गया, क्योंकि काम थोड़ा जल्दी निपटाना था। इसीलिए मुझे एक नए रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ा। उस वक्त रात के कुछ 12 बज रहे थे। सर्दी का आलम था और हड्डियां जमा देने वाली तेज हवाएं चल रही थीं। मैंने उन सर्द हवाओं से बचने के लिए ट्रक के शीशे ऊपर तक चढ़ा दिए थे। उस रात यूं ही स्टीयरिंग संभालते संभालते मुझे हल्की हल्की नींद की झपकियां आने लगी थीं। वैसे भी इस बार मेरे चाचा मुझे कंपनी देने के लिए मेरे साथ मौजूद नहीं थे। आज पहली बार ऐसा था कि मैं सामान की अकेले ही डिलीवरी करने जा रहा था, वो भी इतनी दूर। रास्ता काफी लंबा होने वाला था और घनी अंधेरी रात में, यकीन मानिए, रास्ता काफी सुनसान भी नजर आ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा ही फैला हुआ था और जिस ऊबड़ खाबड़ रास्ते का सामना मैं कर रहा था, उस रास्ते पर इक्का दुक्का ही गाड़ियां नजर आ रही थीं। मैंने खुद को अकेला पाकर ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी थी।
मैं लगातार ट्रक को पूरी रफ्तार के साथ भगाने लगा और ट्रक को आगे भगाता भगाता कुछ फीसद रास्ता तय भी कर चुका था। तभी रोड के लेफ्ट साइड मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया। उस बोर्ड में किसी गांव का नाम लिखा था, जो मुझे फिलहाल तो ठीक से याद नहीं है, पर उस गांव से गुजरना मेरा अच्छा खासा समय बचा सकता था, या कहें वह गांव का रास्ता मेरे लिए शॉर्टकट साबित हो सकता था। मैंने फौरन उसी रास्ते से निकलना ठीक समझा। मैं उस रास्ते से अच्छी खासी रफ्तार से गुजर रहा था, पर जब मैं उस गांव के करीब आया तब वह गांव देखने में मुझे काफी एकांत और डरावना मालूम हो रहा था, क्योंकि पिछली वाली सड़क पर तो कम से कम कुछ एक गाड़ियां दिख रही थीं, मगर यहां तो बिल्कुल सुनसान था। दूर कहीं से कभी कभार सियारों, भेड़ियों या किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई दे रही थी। वहां से गुजरते हुए काफी अजीब सा महसूस हो रहा था। वह गांव अंधेरे में ऐसा डूबा हुआ था कि उसे दूर से देखकर भी खौफ आ रहा था, और मैं उसी गांव के कच्चे रास्ते से गुजर रहा था। मैं अभी कुछ दूर गया ही था कि अचानक मुझे सड़क पर कोई दिखाई दिया। अंधेरे और धुंध की वजह से मुझे कुछ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैं ट्रक को लेकर उस शख्स के करीब पहुंचा तो मैं देखकर दंग रह गया। मैंने देखा वहां सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक औरत लाल कपड़े पहने झाड़ू लगा रही है। यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जहां एक तरफ रात के सन्नाटे में उस गांव में ना कोई बंदा या बंदे की जात दिखाई दे रही है, वहां यह औरत रात को सड़क के बीचों बीच झाड़ू लगा रही है। खैर, क्योंकि मुझे जाना भी उसी सड़क से था, तो मैं धीरे धीरे उसके करीब पहुंचता जा रहा था। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसका फेस बिल्कुल मेरे अपोजिट था। जब मैंने उसे साइड होने के लिए हॉर्न दिया तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने एक बार हॉर्न दिया, 2 बार दिया, काफी बार मैंने उस औरत को हॉर्न दिया। मुझे हैरत इस बात की थी कि जो हॉर्न की आवाज सन्नाटे में उस पूरे गांव में गूंज रही थी, तो यह औरत उसे क्यों नहीं सुन पा रही थी, और अगर सुन पा रही थी तो कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही थी। खैर, मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था, और इसलिए मैंने ट्रक के दरवाजे के शीशे को नीचे किया और उसे आवाज देकर कहा, क्या आपको आवाज नहीं आ रही? मुझे इस सड़क से जाना है, मुझे रास्ता दे दें। फिलहाल उस वक्त मेरा यह कहना था कि वह औरत एकदम मेरी तरफ पलट गई और मुझे घूर कर देखने लगी। तभी जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल थीं, उसके दांत भी बिल्कुल लाल सुर्ख थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि उसने अभी अभी किसी का खून पिया हो। ये सारे खौफनाक मंजर देखकर मैं बिल्कुल हिल चुका था। मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। अभी मैं यह समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक मेरी आंखों के सामने वह औरत एकदम गायब हो गई, और फिर मैंने न बाएं देखा न दाएं। फौरन सड़क पर अपने ट्रक को तेजी से भगाने लगा। मैंने अभी उस सड़क पर बमुश्किल आधा से 1 किलोमीटर का सफर तय किया था। मेरी नजर ट्रक के साइड मिरर पर पड़ी। तभी अचानक जब मैंने साइड मिरर पर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि वही औरत मेरा पीछा करते हुए तेज रफ्तार से मेरी ट्रक के पीछे आ रही है। यह खौफनाक सीन देखकर मैं डर से इतना भर गया था कि अपना स्टीयरिंग से कंट्रोल खो चुका था, और मैं ट्रक उस सड़क के कोने पर मौजूद एक पेड़ से टकरा गया। मैं इतना परेशान हो चुका था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने फौरन अपने ट्रक से छलांग लगा दी और उस औरत से भागने की कोशिश करने लगा। उस वक्त वो औरत इतनी खतरनाक तरीके से मेरे पीछे भाग रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह मेरा आखिरी दिन होगा। मुझे लग रहा था कि शायद वह मुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेगी। उस समय मुझे किसी प्रकार की कोई प्रार्थना भी याद नहीं आ रही थी, न कोई भूत प्रेत मंत्र। मुझे केवल अपनी जान बचानी थी। मैं बस उस सड़क पर भागता ही जा रहा था, और जब भी मैं मुड़कर पीछे देखता तो वह औरत मेरे और करीब आ रही होती। अभी यह सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक मुझे दूर एक जगह से हल्की सी रोशनी आती दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद यह कोई घर होगा, और मुमकिन है कि यहां मुझे इस औरत से छुपने की जगह भी मिल जाए। फिर क्या, मैंने फौरन अपने कदम उस घर की तरफ बढ़ा दिए। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वहां एक छोटा सा घर बना हुआ था। मैंने बेतहाशा उस घर के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया।
उस वक्त रात के कितने बज रहे थे मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, क्योंकि मेरा मोबाइल और घड़ी दोनों ही ट्रक में थे। दरवाजे पर दस्तक देते हुए कुछ ही सेकंड गुजरे थे कि किसी बाबा जी ने उस घर का दरवाजा खोला, और जब उन्होंने मुझे इतना परेशान देखा तो मुझे घर के अंदर ले गए। मैंने घर के अंदर दाखिल होने के बाद उन्हें सारी बातें तसल्ली से बताई, और यह भी बताया कि मेरा ट्रक एक जगह पर किसी पेड़ से टकराकर वहीं रुका हुआ है। इस पर उन्होंने मुझे हौसला देते हुए कहा, बेटा, तुम्हें इस घर में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम यहां उस डायन से सुरक्षित हो, और जहां तक तुम्हारे ट्रक की बात है तो वह जिस भी जगह है वह तुम्हें कल सुबह मिल जाएगी। यह कहकर उन्होंने मुझे सांत्वना दी और मुझे उस रात अपने घर पर ही रुकने को कहा। उस रात न जाने किस समय मेरी आंख लग गई, और जब अगली सुबह मैं उठा तो मुझे फौरन अपने ट्रक की फिक्र हुई। मैंने सोचा कि मैं उन बाबा जी का, जिन्होंने मुझे इस घर में रात में पनाह दी, उनका शुक्रिया अदा करके फौरन इस घर से निकल जाऊंगा। जब मैंने उन बाबा जी को घर में ढूंढना चाहा तो मुझे उस वक्त उस घर में वह बाबा जी दिखाई नहीं दिए, और न ही कोई दूसरा इंसान। मुझे उस वक्त एक बार फिर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन मुझे उस वक्त सामान की डिलीवरी भी फौरन करनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब फौरन यहां से निकलना चाहिए। जब मैं उस घर से बाहर निकला तो मेरे बिल्कुल सामने वही जगह थी जहां मेरा ट्रक कल रात उस पेड़ से टकरा कर रुक गया था। उस वक्त मेरा वही ट्रक उसी पेड़ से टकराया हुआ बिल्कुल उसी हालत में था जैसा मैंने कल रात उसे आखिरी बार देखा था। मुझे काटो तो खून नहीं, गले से थूक तक नहीं निकल पा रहा था। मेरा ट्रक तो इसी हालत में इस घर से काफी दूर टकराया था, तो अब यह जगह इतने करीब कैसे आ गई? ये कैसे हो सकता है? और तो और, रात को ट्रक से उतरने के बाद मैं काफी दूर भागा था। काफी दूर भागकर मैंने इतनी लंबी दूरी तय की थी, उसका क्या? सुबह के इस वक्त यह जगह इतनी करीब कैसे आ सकती है? और वह बाबा जी, अगर वह इंसान थे तो अभी उस घर में या उस गांव के आसपास क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ये सारे सवाल मेरे जहन में बार बार घूम रहे थे, लेकिन मैंने उस वक्त खुद को कंट्रोल किया और इन बातों को फिलहाल इस वक्त इग्नोर करना ही बेहतर समझा। मैंने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और वापसी के लिए उसी सड़क से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। मैं आज भी इस हादसे को अगर याद करता हूं तो ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उस रात वह बुजुर्ग आदमी, वह बाबा जी, मेरे लिए फरिश्ता बनकर वहां मौजूद थे। इस घटना के बाद मैंने कभी भी शॉर्टकट्स और रात में ऐसे सुनसान वाली सड़क से अकेले सफर नहीं किया। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी नहीं लगी तो निराश मत होइए। मैं कोशिश करूंगा अगली बार इससे भी बेहतर कहानी लाने की। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ।